नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो कि एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। आज 30 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में हुए एग्जाम और सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का सभी इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। यानी कि ऑल शिफ्ट का सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ में सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, हर वीडियो से आप देख सकते हैं लगातार प्रश्न लड़ रहा है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट से जरूर एक या दो तीन या चार क्वेश्चन ऐसे लड़ रहा है। ठीक है, और पूरे दिन में अगर देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में या तो हर दिन लड़ रहा है क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, जो लगातार एनालिसिस देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि जो जो आपको एनालिसिस करवा रहे हैं लगातार उससे एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिनका एग्जाम बाकी है वो सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जैसे यहाँ पूछा गया है क्या कि वृत्ताकार धारा वाहक लूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक कथन आपका दिया हुआ था, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है ना। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ था। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण होता है कैसे। चुंबकीय जो धारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका बराबर सूत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र जैसे बी बराबर क्या हो गया, आई धारा बटे 2r हो गया है ना। यानी कि धारा और त्रिज्या ये दोनों पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जैसे धारा बढ़ेगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। जैसे त्रिज्या यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछेगा कि वृत्ताकार धारावाहक लूप में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब धारा दुगना हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ये आपका है त्रिज्या, त्रिज्या अगर दुगना होता है तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता ये आधी हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ दुगना होगा तो ये क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीजें आपको ध्यान रखना है ना। इसमें बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और म्यू जीरो जो है मुक्त स्थान की पारगम्यता है, और आई क्या है, लूप में बहने वाली विद्युत धारा है, और आर क्या है, तो लूप की त्रिज्या है। ठीक है, यह सूत्र से स्पष्ट होता है कि धारा जो है, चुंबकीय क्षेत्र की धारा सीधे अनुपातिक होता है, धारा के सीधे अनुपातिक हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दोनों कारकों पर ये निर्भर करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अभी क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा आपसे ना कि इतना दोगुना कर दिया जाए या तो बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाला आपको चीजें याद रखना है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी बराबर क्या हुआ, आई बटा 2r, ऐसे याद रख लेना सिंपल। ठीक है, चलिए इसी टाइप से जो प्रश्न है, क्योंकि संबंधित प्रश्न रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है लगातार, तो इसलिए रिलेटेड टाइप के यहाँ प्रश्न आपको हम कुछ बता देते हैं, ऐड कर दिए अपने तरफ से, ताकि आने वाले जो एग्जाम है, आने वाले शिफ्ट में जो है सभी स्टूडेंट को लाभ हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं संभावित प्रश्न, यानी धारा लूप से डायरेक्ट धारा लूप के टॉप 10 प्रश्न यहाँ पर ऐड कर दिए। इसमें देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक वृत्तीय धारावाहक लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा यहाँ पर क्या एरर आ गया, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं किसके समानुपाती होगा, तो यहाँ धारा के समानुपाती होगा। यहाँ पर आंसर इस तरह से लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, त्रिज्या वाले वृत्ताकार लूप में धारा बहने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, धारा केवल किस त्रिज्या वाले वृत्ताकार लूप में धारा बहने पर, बस इसी पर सेम चीजें हैं, इस पर आधारित है। ठीक है, दोनों प्रश्न इसमें जो था इसी पर आधारित है। जैसे बोलेगा हम आपको स्टार्टिंग बता दिए कि जैसे कि धारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, धारा अगर दुगना होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं। ठीक है, और धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, धारा घटेगा चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा, बस ये चीजें हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, कौन सा नियम धारावाहक लूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कौन सा नियम बताएगा, तो राइट हैंड थंब रूल बताता है ना, दाहिने हाथ का नियम जो है धारावाहक लूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धारावाहक लूप की धारा का दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो उलट हो जाएगा। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो उलट उलट जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाता है। यदि लूप की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो त्रिज्या क्या हुआ, आई बटा आर था, है ना, 2r था, तो इसको दोगुना करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, जो आपका क्षेत्र है ये आधी हो जाएगी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहीं पर क्या, धारा दोगुना करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र दोगुना हो जाएगा। यदि वृत्तीय लूप में चक्कर हो तो केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, है ना, कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, गुना बढ़ जाएगा, है ना, मतलब ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो कौन सा तकनीक, तो ये क्या
कॉर्क स्क्रू रूल है ना, कॉर्क स्क्रू रूल का प्रयोग किया जाता है। लूप के केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। लूप के केंद्र से दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये घटेगा, है ना। केंद्र से दूर जाएंगे यानी त्रिज्या बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। कागज में धारा के अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा, तो घड़ी के दिशा में होगा। नेक्स्ट क्या, यदि लूप का क्षेत्रफल बढ़े तो चुंबकीय क्षेत्र ये क्या होगा, घट जाता है ना। लूप का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये घट जाएगा। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको हम टॉप 20 प्रश्न इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, चुंबक का कौन सा ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, तो टेस्ला होगा। ठीक है, और क्या पृथ्वी स्वयं कैसी चुंबक है, एक विशाल बार चुंबक है। पृथ्वी क्या, एक स्वयं विशाल बार चुंबक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित होती है, तो भौगोलिक उत्तर दिशा के समीप होती है। चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में होती है, तो उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय आघूर्ण है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है किसका गुण है, तो ये चुंबक की शक्ति का माप है। चुंबकीय बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो हो जाती है ना, जो कि असंभव है। नेक्स्ट क्या है, धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का नियम, है ना, किसने दिया था। धारा वहन करने वाले सीधे चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का नियम किसने दिया था, तो एम्पियर ने दिया था, है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो एमीटर होता है। ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठा नियम जो है ये किससे संबंधित है, तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित है। कॉइल में धारा बदलने से उत्पन्न विद्युत प्रेरक बल किस कारण से होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से होता है। बार चुंबक को बीच से काटने पर क्या बनता है, तो दो छोटे छोटे बार चुंबक बन जाता है। कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है, तो तांबा जो है ये चुंबकीय नहीं होती है। लोह चुंबकत्व तो किस में अधिक पाया जाता है, तो लोहा में क्या है, लोह चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र शून्य कब होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो शून्य कब होगा, जब दो समान परिमाण की विपरीत दिशाओं वाली बल रेखाएं मिलती है। जब दो समान परिमाण की विपरीत दिशाओं वाली बल रेखाएं मिलती है। परासरण क्या दर्शाती है, तो किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता। परासरण क्या दर्शाएगा, किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता दर्शाता है। किस उपकरण में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है, तो स्पीकर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। किस पदार्थ को चुंबकित करना आसान होता है, तो कोमल, है ना, सॉफ्ट आयरन को क्या करना है, चुंबकित करना आसान होता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक क्या होता है, तो बी होता है। और धारा वहन करने वाली कुंडली किसके समान व्यवहार करती है, तो एक बार चुंबक की तरह व्यवहार करती है। चुंबकीय डोमेन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है। चुंबकीय डोमेन किसे कहते हैं, तो पदार्थ के भीतर सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्र को चुंबकीय डोमेन कहा जाता है। पदार्थ के भीतर सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्र को चुंबकीय डोमेन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह आपको भी ध्यान रखना है। इसी तरह जहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों और उस चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, कई प्रश्न आपसे एग्जाम में लड़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है, देखिए समांगी मिश्रण का उदाहरण है, आपको 4 ऑप्शन भी दिया था, जैसे कि रेत और पानी, वायु, मिट्टी और दूध। ये भी क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया, क्योंकि सेम इसी तरह असमांगी मिश्रण के बारे में आपके एग्जाम में जो पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो समांगी मिश्रण उसी समय बता दिया कि जो समान रूप से घुल जाए, है ना, तो वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। मतलब जो दिखाई नहीं दे, पूरे अच्छे से घुल जाता है। और जो समान रूप से नहीं घुले, जैसे कि आप पानी में अगर तेल डालते हैं ऊपर में, तो क्या होता है, वो ऊपर छतना जाता है ना, पूरा घुलता नहीं, तो क्या विसमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, तो वही पूछा समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, समांगी मतलब क्या होता है, वायु, इसमें क्या हो जाएगा, वायु क्या होगा, समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे इसमें देखे जाए रेत और पानी, तो रेत को पानी से पूरा मिलेगा क्या, रेत दिख जाएगा पूरा साफ साफ, है ना। तो जो ये क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। वायु क्या है, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। जबकि मिट्टी क्या है, विसमांगी हो गया। और दूध भी विसमांगी मिश्रण माना जाता है। यहाँ पर डिटेल में समझिए। देखिए, वायु क्या है, विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक समांगी मिश्रण है। ये घटक पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो मेन चीज यही है, पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये क्या कहलाया, समांगी मिश्रण कहलाता है, जिससे यह हर जगह एक समान दिखाई देता है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन है, देखिए मिट्टी है, तो मिट्टी क्या है, विसमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें विभिन्न आकार के कण, कंकड़ और पौधे के पदार्थ आदि होते हैं, जिन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, इसलिए क्या हुआ, विसमांगी मिश्रण हो गया। दूध क्या, एक कोलाइडी विलयन है, जो तकनीकी रूप से एक विसमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें वसा और पानी के कण होते हैं,
जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और वे समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, इसलिए क्या हुआ, विषमांगी मिश्रण हुआ। समान रूप से वितरित नहीं हुआ यानी विषमांगी हो गया। रेत और पानी ये भी क्या, विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। अब देखिए आंख से रिलेटेड प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, ये लगता है तीसरा या चौथा प्रश्न है ना, आपसे 2 बार पूछा गया था। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अभी जरा दृष्टि के बारे में पूछा है कि किस दृष्टि दोष में आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। तो जरा दृष्टि दोष है जिसमें आंख की क्षमता कम हो जाती है। यह मुख्य रूप से वृद्धावस्था के कारण होती है, जब लेंस का लचीलापन कम हो जाता है और सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है ना। सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है, कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति निकट और दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाता है ना। तो आंसर जो भी लगाए होंगे, जरा दृष्टि आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जरा दृष्टि आपका सही आंसर है। फिर क्या देखिए, जरा दृष्टि की बात करेंगे तो इस स्थिति में आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। कारण उम्र के साथ सिलेरी मांसपेशियां के कमजोर होने और लेंस के लचीलेपन में कमी आने का मुख्य कारण होता है। इसका प्रभाव क्या था, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है नजदीक और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में ठीक करने के लिए किसका, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि को ठीक करने में कौन सा, तो बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, एज डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है। एज डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है, यासर उस्मान है। कौन है, यासर उस्मान, जो भी लगाएं करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया, आपको हम बता चुके हैं ये सब। ठीक है, क्योंकि आसानी से आपको बताया था, देखिए 3 चीजें होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन होता है। आपको ये फॉर्मूला भी बताए थे। देखिए एल्किन से स्टार्ट करना है। एल्किन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n, इसका बेस हो गया, इसको बेस मानिए एल्किन को। अब ऊपर जाएंगे जब एल्किन में, तो क्या होगा, CnH2n -2 हो गया, +2 हो गया। ठीक है, ये क्या था, एल्केन में प्लस हुआ, नीचे आएंगे तब माइनस होगा, है ना। CnH2n और -2 है ना, एल्काइन -2, एल्काइन जैसे वो क्या, वाइस से रिलेट कर लेना, एल्काइन माइनस और एल्केन प्लस। तो एल्केन में क्या हुआ, प्लस, और एल्किन में सिंपल हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए एल्केन जो होता है, ये क्या होता है, इसमें एकल बंध होता है। क्या होता है, एकल बंध होता है। ठीक है, अब एकल बंध जो होगा वो क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब बाकी जो द्विबंध त्रिबंध होगा वो सब क्या होगा, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी एकल जो होगा, तो ऐसे ध्यान रखना, अकेला ये काफी है ना, अकेला संतृप्त है, अकेला काफी है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें द्विबंध है। ठीक है, तो ये क्या भटक रहा है, ये 3 त्रिबंध है इसमें, तो ये भटक रहा है, मतलब ये असंतृप्त है। ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। तो एकल बंध है किसमें, एल्केन में। एल्केन में एकल बंध है यानी संतृप्त है, ये अकेला काफी है ना, अकेला एकल बंध है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि ये दोनों क्या है, एल्किन और एल्काइन, ये क्या बोलेगा, तो ये हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा था कि संतृप्त यानी कि एकल बंध वाला एल्केन है ना, एल्केन यहाँ पर जो भी लगाएं आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के गांदरबल जिले में, कहा, गांदरबल जिले में प्रतिष्ठित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। सोनमर्ग सुरंग वही है जिसको देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था आपको, जेड मोड़ सुरंग कहाँ स्थित है। ठीक है, आप देखिए वही उसी का नाम है आपका सोनमर्ग सुरंग, है ना। तो वहां पर जब डिटेल में समझते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो आसानी से सभी आंसर लग जाता है। ठीक है, तो सोनमर्ग सुरंग को जेड मोड़ सुरंग है, ये कहाँ पर है पूछेगा, तो ये जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या, एक है अंजी खाद ब्रिज, क्या है, अंजी खाद ब्रिज है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जून में उद्घाटन किया गया। ठीक है, जून 2025 में, तो ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। अंजी खाद ब्रिज पूछेगा, उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में अंजी खाद ब्रिज है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। और एक है आपका कौन सा है, चेनाब ब्रिज है ना, तो चेनाब आर्च ब्रिज, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। चेनाब आर्च ब्रिज, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये दोनों का उद्घाटन जून 2025 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कतई जहर प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंजी खाद ब्रिज और चेनाब ब्रिज, और ये दोनों कहाँ पर है, देखिए चेनाब ब्रिज पूछे तो चेनाब नदी पर है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है, चेनाब ब्रिज, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में ये तीनों है, जेडमोल सुरंग है ना, यानी सोनमर्ग सुरंग, अंजी खाद ब्रिज, और ये आपका है चेनाब ब्रिज है ना, तो ये सभी कहाँ, जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर आपसे ये पूछा गया क्या, जब कॉपर सल्फेट को बिलियन में, कॉपर सल्फेट के बिलियन में लोहा का टुकड़ा डाला जाता है, तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में लोहा के साथ क्या होता है, तो देखिए लोहे का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है ना, यह फेरस सल्फेट बनाता है।
तो लोहे का ऑक्सीकरण, जो भी आंसर लगाएं करेक्ट आंसर है ना, क्या होता है ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए जब लोहे का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील मतलब क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में लोहे के परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोकर है ना फेरस आयन और में बदल ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि फेरस मतलब कि जो कि सल्फेट आयनों यानी कि SO4 -2 माइनस हो जाता है के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बनाता है ना। इस अभिक्रिया को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये है इसका अभिक्रिया। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोहा का टुकड़ा धीरे धीरे घुल जाता है और विलयन का नीला रंग हल्के रंग में बदल जाता है, ठीक है, तो ये भी चीजें ध्यान रखना, पूछा जाता है नीला रंग क्या होता है, हल्के हरे रंग में बदल जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पौधों की जड़ों के सिरे पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो आपसे उत्तक से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि उत्तक से आप पादप उत्तक पढ़ लीजिए, पादप कोशिका, पादप हार्मोन है ना, और जिसकी जंतु हार्मोन, जंतु उत्तक, ये सबसे लगातार पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए चैप्टर पढ़ के जाइए, आसानी से आंसर लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, पूछा क्या है, पौधों की जड़ों के सिरों पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। देखिए पौधों की जड़ों के सिरों पर शीर्षस्थ विभवज्योतक उत्तक पाया जाता है, ठीक है, जो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में लंबाई के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है कौन, शीर्षस्थ विभवज्योतक हो गया। यह उत्तक नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है जिससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर जाती है, और इस उत्तक को कभी कभी कैलेप्ट्रा या तो रूट कैप भी कहा जाता है, जो बढ़ते हुए सिरे का रक्षा करता है, ठीक है। तो जो भी शीर्षस्थ विभवज्योतक उत्तर लगाएं आपका करेक्ट आंसर है। शीर्षस्थ विभवज्योतक की बात करेंगे, यह जड़ के सिरे पर पाया जाता है, पाए जाने वाला सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का समूह है, और यह नई कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे जड़ की लंबाई बढ़ती है और वह मिट्टी में आगे बढ़ जाती है ना। सुरक्षा यानी जड़ों की सिरे पर मौजूद एक अन्य उत्तक रूट कैप है ना, कैलिप्ट्रा बढ़ते हुए सिरे को मिट्टी के घर्षण से बचाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, पादप उत्तक से आपके लिए है ना 20 प्रश्न इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको आप देख कर जाइए, ठीक है। जैसे पादप उत्तक अगर पूछे आपसे, ये सब क्या एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न में बता रहे हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या था मेरिस्टेमीय उत्तक और अस्थायी उत्तक होता है ना, मेरिस्टेमीय उत्तक और अस्थायी उत्तक होता है। फिर क्या एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, तो एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ जो उत्तक है, यही आपसे पूछा गया था, तो जड़ और तनों के शीर्ष में पाया जाता है, ठीक है, यही लिस्ट से देखिए प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। फिर क्या इंटरकेलरी मेरिस्टेम का कार्य क्या है, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करना है ना। इंटर कैलरी यानी कि जो मध्य वाला होता है, अंतः जो क्या शीर्षस्थ हो गया है ना, एक होता है अंतः विभज्योतक हो गया, तो वही है इंटर कैलरी है ना। मेरिस्टेम का कार्य क्या है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। एक हो गया पार्श्व विभज्योतक यानी कि पार्श्व मेरिस्टेम, इसका कार्य क्या है, तो पार्श्व विभज्योतक का कार्य क्या, तना और जड़ की मोटाई बढ़ाना है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है ना कि तने और जड़ की मोटाई को बढ़ाना, ये किसका कार्य है, तो ये क्या करता है, पार्श्व विभज्योतक करता है ना, पार्श्व मेरिस्टेम का कार्य है, ठीक है। अच्छा, साधारण अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होता है। साधारण अस्थायी उत्तक होता है पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। और जटिल उत्तक में कौन सा होता है, तो जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो जटिल उत्तक होता है। पेरेंकाइमा का कार्य क्या है, तो भोजन क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है, भोजन बनाता है, ठीक है। और कोलेंकाइमा क्या, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, और स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है, तो पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, पिछले रेलवे टेक्नीशियन में तीनों ये प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का वहन करेगा पेरेंकाइमा, और जो पौधों में लचीलापन प्रदान करेगा कोलेंकाइमा, पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करेगा स्क्लेरेंकाइमा। मृत कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, स्क्लेरेंकाइमा में। नारियल का छिलका किसका बना होता है, तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है, ठीक है। पेरेंकाइमा की मुख्य विशेषता क्या है, तो पतली कोशिका भित्ति और भोजन संचय, जो कि अभी यहाँ बताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को संचय करता है पेरेंकाइमा। कोलेंकाइमा क्या करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोलेंकाइमा क्लोरोफिल युक्त पेरेंकाइमा है ये, और ये इसका है क्या है, क्लोरोफिल युक्त कायमा है पेरेंकाइमा, ठीक है। और ये कोलेंकाइमा जो है ये क्या करता है, तो कोलेंकाइमा है ना, कोलोरेंकाइमा ये, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बताया, देखिए कोलेंकाइमा है ना, तो याद रखना है ये कोलेरेंकाइमा जो है ये क्या है, तो क्लोरोफिल युक्त पेरेंकाइमा है ये, ठीक है। और कोलेंकाइमा जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो युवा तने और पत्तियों के मध्य सिरा में पाया जाता है कोलेंकाइमा, जो कि पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की विशेषता क्या है, तो ये मोटी लिग्निन युक्त भित्ति और मृत कोशिकाएं इसमें पाया जाता है, और मोटी लिग्निन युक्त भित्ति मतलब पौधों को ये मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा।
जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल और खनिजों का परिवहन करना है जाइलम का मुख्य कार्य। फ्लोएम क्या है? तो भोजन का वहन करता है। याद रखना बहुत आसान है, जल जाइलम, जल वाला पूछेगा तो जाइलम है ना, और भोजन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड, तो फूड फ्लोएम है ना, भोजन का परिवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम उत्तक करेगा। ठीक है, जाइलम के तत्व कौन कौन सा है? तो ट्रैकिड वाहिकाएं और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है। देखिए जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर जो है ये तो उसमें भी आएगा, किसमें? फ्लोएम में, फ्लोएम में भी जैसे आएगा फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो याद कौन सा रखना है? ध्यान आपको ट्रैकिड और वाहिकाएं। ठीक है, ट्रैकिड और वाहिकाएं जाइलम में पाया जाता है और ये तो याद ही रहेगा। फ्लोएम के तत्व जैसे उसमें भी क्या है? सीव ट्यूब और साथी कोशिकाएं होता है, बाकी फ्लोएम पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर होता है। सबसे कठोर पादप उत्तक कौन सा होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा बताएं, पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे कठोर कौन सा हो गया? स्क्लेरेन्काइमा हो गया। एपिडर्मिस का कार्य क्या है? तो एपिडर्मिस क्या करता है? ये बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या है? क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल क्या? मोम जैसा आवरण है जो पौधों को जल हानि से बचाता है। तो मोम जैसा आवरण है जो पौधों को जल हानि से बचाता है। और अस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान करना, ये कौन करता है? और वाष्पोर्जन, ये स्टोमेटा यानी कि रंध्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र जो है ना, पूछेगा कहाँ पर होता है गैसों का आदान प्रदान, तो रंध्र में होता है यानी स्टोमेटा में होता है। रंध्र है ना, यहाँ पर देखिए लिखा है, रंध्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल के द्वारा ये नियंत्रित होता है। कोर्क कहाँ बनता है ना? कोर्क कहाँ बनता है? तो कोर्क कैम्बियम द्वारा बनता है। कोर्क कहाँ बनता है? तो कोर्क कैम्बियम द्वारा बनता है। सरल और संयुक्त उत्तकों में अंतर क्या है? तो सरल उत्तक क्या होता है? समान प्रकार की कोशिकाएं होती है, और जैसे कि पेरेन्काइमा हो गया। ठीक है, और संयुक्त उत्तक में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम है ना। तो ये क्या है? संयुक्त उत्तक है, या तो जटिल उत्तक बोल सकते हैं इसको, और सरल ये अस्थायी उत्तक हो जाएगा कौन? तो ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था क्या? फूड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हानि शामिल नहीं है? तो फूड जैसे खाद्य भंडारण करते हैं तो उसमें जैविक हानि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देख के भी इसको आप आसानी से आंसर लगा सकते थे। जैसे कीटों द्वारा नुकसान है, पर्यावरण की नमी है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होना और कृंतकों द्वारा नुकसान होना। तो देखिए क्या पूछा है कि जैविक हानि, तो देखिए कीटों द्वारा नुकसान होगा तो ये क्या होगा? जैविक हानि होगा। सूक्ष्म जीव द्वारा नुकसान करेगा, जैविक हानि होगा। और कृंतकों द्वारा नुकसान होगा, जैविक हानि होगा। देखिए लेकिन पर्यावरण जो है इसके नमी के कारण जो होगा तो वो क्या होगा? जैविक हानि नहीं है ना, क्योंकि इसमें जीव कहाँ है? इसमें जीव नहीं है। कीटों में क्या है? जैसे कीट में जीव हो गया, सूक्ष्म जीवी जीव हो गया, और कृंतक जो जैसे चूहा वगैरह हो गया, जैसे क्या जीव हो गया, तो जैविक हानि हो गया ये सब। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण की नमी जो भी लगाएं, करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पर्यावरण की नमी एक अजैविक है। क्या है? अजैविक या भौतिक कारक है, या सीधे तौर पर कोई जीवित जीव नहीं है ना, जो भोजन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बाकी जो ऑप्शन है वो गलत कैसे है? देखिए कीटों द्वारा नुकसान जो होता है वो क्या होता है? कीट यानी कि जैसे भृंग या पतंगे जीवित जीव है जो भोजन खाते हैं, दूषित करते हैं और नष्ट करते हैं, इसलिए जैविक हानि है। कृंतकों द्वारा नुकसान, जैसे चूहा गिलहरी भी जीवित प्राणी है जो भोजन को खाते हैं और अपने मल से दूषित करते हैं और पैकेजिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए यह भी क्या है? जैविक हानि है। और सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होना यानी बैक्टीरिया, ईस्ट और फफूंदी जैसे सूक्ष्म जीव जीवित जीव होते हैं जो कि भोजन को विघटित करते हैं, जिससे खराब गंध, स्वाद और बनावट क्या होता है? खराब हो जाती है, इसलिए इसे जैविक हानि कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो भी लगाए थे क्या? पर्यावरण की कमी है ना, नमी है ना, तो पर्यावरण की नमी जो है ये आपका आंसर जो भी लगाए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? किस देश ने अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री घोषित किया है? तो भारत को थीम कंट्री किसने घोषित किया है? तो ये किया, देखिए 2025 में मैड्रिड, कौन? मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के लिए स्पेन ने, किस देश ने पूछा था? स्पेन। और ये हुआ था कहाँ? मैड्रिड में हुआ था, और भारत को थीम कंट्री घोषित किया है। तो आंसर अगर मैड्रिड होगा तो करेक्ट आंसर जो भी लगाया मैड्रिड आपका आंसर हो गया, या तो स्पेन होगा तो स्पेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत और स्पेन के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगा। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की बात करें क्या? घोषणा, यह स्पेन ने भारत को इस मेले के लिए थीम कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है, और यह भारत और स्पेन के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे वर्ष 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण पुरस्कार से किस कौन सा है यहाँ पर? किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी है ना? तो हालांकि देखिए पद्म भूषण अवार्ड तो है वो कई लोगों को मिला, लेकिन हॉकी खिलाड़ी पूछा है तो देखिए वर्ष 2025 में भारतीय हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह मेजर ध्यानचंद के बाद पद्म भूषण पाने वाले दूसरे हॉकी खिलाड़ी बने हैं। कौन? PR श्रीजेश बने हैं, है ना? ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान गोलकीपर हैं, और
इसको पुरस्कार कौन सा, पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च अवार्ड है पद्म भूषण। पहला सबसे सर्वोच्च कौन सा है, भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा में कौन आ गया, पद्म भूषण, और चौथा में पद्मश्री। वह मेजर ध्यानचंद के बाद पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले दूसरे हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निर्माणाधीन डाटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान जो है ये किसने प्राप्त किया था। निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान ये किसने हासिल किया है, तो देखिए निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान किसने, मुंबई ने प्राप्त किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, मुंबई हो गया। ठीक है, और कुशमैन और एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यह एशिया प्रशांत में अग्रणी है, कौन, मुंबई। ठीक है, जैसे रैंकिंग निर्माणाधीन डेटा सेंटर में मुंबई को छठा स्थान मिला है, क्षेत्रीय स्थिति यानी एशिया प्रशांत के क्षेत्र में भी पहले स्थान पर है। 2024 के अंत तक मुंबई के 335 मेगावाट की डेटा सेंटर क्षमता निर्माणाधीन है। मुख्य कारण क्या है, इस वृद्धि के मुख्य कारणों में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कार्यभार की बढ़ी थी मांग और शहर के मजबूत डिजिटल और बिजली के बुनियादी ढांचों में सुधार करना है। ठीक है, एआई की बात करेंगे, यहीं पर आपसे क्या पूछा जाता है, एआई जो महाराष्ट्र में है ना, एआई पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, महाराष्ट्र में ही खोला गया। ठीक है, ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन मैकार्थी है। मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपके ऑप्शन में एक दिया था कि अनेक या बहुसंख्यक न्यूरॉन्स और उनके आपसी संबंध, आपका करेक्ट आंसर हुआ था। ठीक है, यही क्षमता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मानव दिमाग में सोचने की क्षमता का मुख्य कारण जो है सेरिब्रम और अर्बो न्यूरॉन्स है ना, तंत्रिकाएं हैं जो जटिल विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जानकारी को संसाधित और संग्रहित करते हैं। सेरिब्रम सचेतों, विचारों, यादों और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि न्यूरॉन्स एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं जो इस प्रक्रिया को संभव बनाता है। तो जो भी लगाएंगे आंसर तंत्रिका तंत्र और सेरिब्रम, तो ऑप्शन में जो भी होगा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में था बहुसंख्यक न्यूरॉन्स और उनका आपसी संबंध, आपका करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या, कल्पना 3201, ये इससे देखिए दो प्रश्न लगातार आपसे पूछा गया है ना, कल्पना 3201 से पहले भी प्रश्न पूछा गया था अभी। और ये क्या, माइक्रो प्रोसेसर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है एवं विकसित किया गया है। तो ये इसको है ना, इसमें इससे संबंधित कौन है, तो इसने किसने किया, श्री एस कृष्णन सचिव आपका ऑप्शन में था, आपका यही आंसर हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखिए एक एक चीज यहाँ से याद रख लेना आपको, कल्पना 3201 किया है तो माइक्रो प्रोसेसर है ना, किसके द्वारा, तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा इसे संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया, आपको ये भी याद रखना है ना। तो ये क्या, माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन 2025 में यूनेस्को का विश्व पुस्तक राजधानी है ना, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था आपसे कि 2025 में यूनेस्को का विश्व पुस्तक राजधानी कौन है। अगर 2025 वाला पूछा गया होगा तो आंसर क्या होगा, रियो डी जेनरो, ब्राजील है ना, ब्राजील के रियो डी जेनरो क्या है 2025 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2026 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी किसे नामित किया गया है, तो मोरक्को की राजधानी मतलब रबात है ना, मोरक्को का रबात को इसे विश्व पुस्तक राजधानी 2026 के लिए बनाया गया। ठीक है, और 2025 के लिए कौन है, रियो डी जेनरो है, और 2024 के लिए कौन था, तो स्ट्रासबर्ग है, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग था। यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है, तो ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है, देखिए ऑडिटोरियम में ध्वनि परावर्तित होती है, अवशोषित होती है और विसरित होती है, जिससे मूल ध्वनि की अस्पष्टता बनी रहे और गूंज यानी इको कम हो सके। दीवारों और छत जैसे सतहों से ध्वनि बार बार परावर्तन से गूंज और विकृति हो सकती है। इस पर नियंत्रण करने के लिए ध्वनि पैनल ध्वनि को अवशोषित और विसरित करते हैं, जिससे प्रतिध्वनि का समय जो है कम हो जाता है और पूरे हॉल में ध्वनि की अस्पष्टता और संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपका ऑप्शन क्या हुआ था कि अवशोषण होता है और क्या होता है, प्रतिध्वनि कम हो जाती है ना, ये आपका ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट आंसर होगा ना, जिससे क्या होता है, अस्पष्ट रूप से ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोला ओ वायवीय हो जाता है, उपस्थिति बोलता है तो वायवीय शोषण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आंसर इसका निकल जाता है। देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन पूछा, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन क्या हुआ, अवायवीय शोषण कहलाता है। ठीक है, उसका प्रक्रिया क्या, अवायवीय शोषण या तो किन्वन नामक प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अवायवीय करेक्ट आंसर हो गया।
अनुपस्थिति में अवायवीय और उपस्थिति पूछेगा तो क्या लगाना है, वायवीय शोषण होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में टूटता है और ग्लाइकोलाइसिस जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने पर किण्वन होता है जिससे कम मात्रा में एटीपी बनती है। अवायवीय शोषण की बात करेंगे तो देखिए यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण है। अनुपस्थिति में अवायवीय और उपस्थिति में वायवीय हो जाएगा जिसके कारण ग्लूकोज का विघटन होता है। किण्वन की बात करेंगे तो अवायवीय शोषण का एक और चरण है किण्वन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है ना। उदाहरण के जैसे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज है ना लैक्टिक एसिड में बदल जाता है ना। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज किसमें, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और खमीर जैसे जीवों में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि मांसपेशियों में जो थकान हो जाता है किस अम्ल के जमा होने के कारण, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए क्या लेते हैं, तो श्वसन में क्या होता है, तो देखिए जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं जिससे वे अपने गलफड़ों या सीधे त्वचा की सतह से अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, जो भी लगाए थे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन, है ना, आपका करेक्ट आंसर है ना। गलफड़ों की बात करेंगे, त्वचा जैसे गलफड़ों, अधिकांश जलीय जीव है ना जैसे कि मछली गलफड़ों का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि मछली किससे सांस लेता है, तो गलफड़ा से सांस लेता है, जो पानी से ऑक्सीजन को रक्त में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। त्वचा की बात करेंगे, कुछ जलीय जीव है ना अपनी त्वचा के माध्यम से भी ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, यहाँ तक कि पानी के नीचे भी, जैसे कि केंचुए है ना, और फेफड़े पानी में रहने वाले स्तनधारी जैसे डॉल्फिन और व्हेल के पास गलफड़े नहीं होते हैं, वो फेफड़ों में सांस लेते हैं और जीवित रहने के लिए नियमित रूप से हवा लेने के लिए सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, काफी इजी क्वेश्चन आया था, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया है। यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार जो है 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि भार जो होता है बदलता है जबकि द्रव्यमान जो होता है वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो भार अगर पूछा जाता है ना, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे कि अगर भार पूछा जाता है कि पृथ्वी पर किसी का भार है 60 न्यूटन तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा 1/6 यानी कि 6 केजी हो जाएगा। ठीक है, 6 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और यदि अगर द्रव्यमान है 60 केजी तो चंद्रमा पर जो है उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 60 केजी ही होगा क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये भी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ आपसे पूछा क्या कि 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, तो 1/6 होगा, 6 से भागा दीजिए, आंसर क्या हुआ 4, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी पर आपका 24 केजी दे देगा, 24 केजी द्रव्यमान है। ठीक है, और चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो आंसर क्या लगाइएगा 24 केजी ही लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि 4 लगा देना है। तो ध्यान रखना है, द्रव्यमान पूछेगा तो 24 ही लगा देना सेम, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता। यहाँ पर ध्यान रखना है, न्यूटन दिया यानी कि भार है ना, भार कैसा मात्रा न्यूटन होता है, तो भार देगा तो क्या हुआ बदलेगा, 6 से भागा दे देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि विस्थापन समय है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ढाल क्या दर्शाता है ना, क्या प्रदर्शित करती है। तो जो विस्थापन और समय जो है ग्राफ की ढाल ये क्या प्रदर्शित करता है, तो देखिए विस्थापन समय जो होता है ग्राफ की ढाल है वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। तो वेग आंसर था, आप आंसर जो भी लगाएं वस्तु का वेग, तो वेग करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है, यह विस्थापन में परिवर्तन की दर को दर्शाती है जिसे विस्थापन को समय से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। अधिक ढलान का मतलब है वस्तु तेजी से चल रही है और कम ढलान का मतलब है कि वो धीमे से चल रही है। ठीक है, वेग की गणना किया जाता है ढलान की गणितीय इसका रूप से किया जाता है। ठीक है, ढलान क्या है, धनात्मक ढलान वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा है, ऋणात्मक ढलान जब होगा तो वस्तु अपने मूल स्थिति से दूर जा रही है। ठीक है, यानी पीछे की ओर बढ़ना है ना। शून्य ढलान मतलब वस्तु अस्थिर है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यौगिक में आपसे पूछा था, ये आपको दे दिया था, इसका IUP नाम पूछा था, है ना। तो आपको ऑप्शन में कुछ चीजें दिया हुआ था तो ऑप्शन के अनुसार से भी इसको छांट सकते थे। ठीक है, जैसे ऑप्शन में इस टाइप से दिया हुआ था कि 1 ब्रोमो पेंटेन है ना, 2 ब्रोमो पेंटेन है ना, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसमें देखिए, अब इसको जब देखिएगा ना, इसका पूछा है आपसे इसका। ठीक है, तो आप जैसे कभी नहीं भी पढ़े तो कुछ आइडिया लगा के कुछ जैसे आंसर अंदाजा लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए तो 1 2 इस तरह से दिया था, 1 ब्रोमो, तो देखिए ब्रोमोन है ना, यहाँ पर ब्रोमीन 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना ये CH जो है ना, कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध है इसमें कितना है, एक यहाँ पर है, 1 2, उसके बाद 3 4 और 5 है ना, तो 5 क्या है आपका कार्बन हाइड्रोजन का बंध है और एक क्या ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1 ब्रोमीन कितना 1 है ना, अब पेंटेन ये कि ये वाला क्या 5 है। ठीक है, तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो भी लगाए थे आपका 1 ब्रोमो पेंटेन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है जिसमें पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। मुख्य श्रृंखला एक पेंटेन
यानी कि 5 कार्बन है और प्रतिस्थापी यानी कि पहले कार्बन पर एक ब्रोमो समूह यानी कि Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 ब्रोमो और पेंटेन हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नामकरण की बात करेंगे, आईयूपीए नेम जो है नियमों के अनुसार हम हेलोजन के स्थान को दर्शाने के लिए 1 जोड़ते हैं और 1 मतलब 1 क्या करते हैं, ब्रोमोपेंटेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विभज्योति ऊतक है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऑक्सिन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाया जाता है। तो किस विभज्योति ऊतक में ऑक्सिन जो है उच्च हार्मोन जो है ऑक्सिन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाया जाता है? तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन जो है शीर्षस्थ विभज्योतक में, किसमें, तो एपिकल मेरिस्टेम में उच्च सांद्रता में पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन, जो कि पौधों की जड़ों और प्ररोह के सबसे ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। यह हार्मोन जो है मुख्य रूप से बढ़ते हुए तनों और जड़ों के शीर्ष में बनता है। शीर्षस्थ विभज्योतक की बात करेंगे, जड़ और प्ररोह के सिरे पर पाया जाता है और पौधे की प्राथमिक यानी ऊर्ध्वाधर वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सिन का निर्माण यह हार्मोन अधिकतर इन्हीं शीर्षस्थ विभज्योतकों में बनता है, फिर पौधे के अन्य भागों में फैल जाता है। विकास में भूमिका यानी कि ऑक्सिन का असमान वितरण पौधे के उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी उच्च सांद्रता जड़ों और प्ररोह की नोक पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जब अस्पायरोगायरा विखंडन द्वारा टूटता है उससे नए अस्पायरोगायरा बन जाते हैं, तो नए अस्पायरोगायरा का बनने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं अस्पायरोगायरा के विखंडन के बाद नए अस्पायरोगायरा बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रत्येक खंड यानी कि टुकड़े का एक नए जीव के रूप में विकसित होने की क्षमता रखना, है ना। तो यही आपका आंसर हुआ था, क्या प्रत्येक जो टुकड़े का नए जीव के रूप में विकसित होने की क्षमता इसका करेक्ट आंसर है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें अस्पायरोगायरा का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है और उनमें प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूरी तरह से विकसित जीव के रूप में विकसित हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ये सब आपको पीडीएफ में डाल देंगे ताकि अभी थोड़ा टाइम का इशू है, इसलिए आपको है ना कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाला आप है ना पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन का संस्था किस संस्था की पहल पूछा था? देखिए गोल स्टेट्स जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पहल है। किसका? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पहल है, इसका आपका करेक्ट आंसर है। जिसे देखिए इसकी पहल है जिसे सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछा गया था क्या लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो एनएसएसओ द्वारा लॉन्च किया गया था ना, एनएसएसओ होगा, ठीक है। इसके द्वारा यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप आधिकारिक सांख्यिकी डेटा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया है। तो अगर लॉन्च वाला पूछा तो आंसर क्या है आपका? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो आप लगाएं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या संस्था यह है आपका किस और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और इसका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय संस्था द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए लॉन्च की तिथि क्या, जून 2025 में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आया था कि कौन सा कथन सही है ना। पहला कथन जैसे दिया होता बैल अकेले बछड़े को जन्म दे सकता है क्या, ये गलत है, अकेले बछड़े को जन्म नहीं दे सकता है। मुर्गी अकेले चूजे को जन्म नहीं दे सकता, ये सही है ना, अकेले ये चूजे को जन्म नहीं दे सकता है। यानी कि केवल कथन दो सही होता है, केवल दो आप जो लगाएं आपका करेक्ट आंसर है ना, यानी एक गलत है दूसरा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही चीजें यहाँ पर देख सकते हैं सारे। भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में ये कौन सा संस्करण था? भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला जो है नोमैडिक एलिफेंट ये कौन सा संस्करण है, ये पूछा गया था। तो देखिए भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला नोमैडिक एलिफेंट जो है संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास 2025 में ये 17वां संस्करण था। तो 17वां जो भी लगाया आपका करेक्ट आंसर है, 17वां संस्करण था, ठीक है। आने वाले शिफ्ट में याद रखना ये कहाँ हुआ था पूछा जाएगा। तो ये नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित हुआ था। कहाँ? उलान बटोर में आयोजित हुआ था, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओईसीडी आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो ओईसीडी की जो है आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? 2.9% थी। कितना? 2.9% अनुमानित दर थी। यह अनुमान पहले के 4.1% के अनुमान से घटाकर किया गया था। तो 2.9% इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10वां। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया। देखिए ये वाला आपको लिस्ट हम आपको पहले हम बता चुके हैं, ये आपको तीसरा बार ये बता रहे हैं ना, ये वाला लिस्ट, ठीक है। और इसी से सब देखिए कई प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत है 10वें स्थान पर
है और यह सूचकांक भारत को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता देता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में अपने निवेश और प्रति व्यक्ति कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे क्षेत्रों में प्रगति को दर्शाता है। देखिए प्रदर्शन इसका कैसा रहा, तो भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग मिली है ना, श्रेणियों में उच्च रैंकिंग मिली है, जबकि जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है। क्वेश्चन हार्ड करता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। देखिए भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणी में उच्च रैंकिंग मिला है। कैसा उच्च रैंकिंग में लिखा है, जबकि जलवायु नीति में भारत किस रैंकिंग में, कौन सा रैंकिंग दिया गया, तो मध्यम में, जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न श्रेणी में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए क्या सकारात्मक पहलू यानी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर और पवन ऊर्जा सहित में महत्वपूर्ण प्रगति है। चुनौतियां क्या, भारत अभी जो कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है और टिकाऊ प्रौद्योगिकों को अपनाने की गति धीमी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सूचकांक इसको देख लीजिए, फिर पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ से इस लिस्ट से 3-4 प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 पूछे तो भारत क्या है, भारत का रैंक है 38वां। मानव विकास सूचकांक में 2025 में भारत का रैंक क्या है, 130वां है। सतत विकास लक्ष्य में भारत का रैंक क्या है, 99 है ना, 99 है। अब 99 जैसे ऐसे आपको याद करवाते हैं, हेनले पासपोर्ट में क्या है, भारत का रैंक 77 है, और सतत विकास लक्ष्य में क्या भारत का रैंक है, 99 है। ठीक है, वैसे याद कर लेना है। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, 115वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो कि आज पूछा गया, इसमें क्या 10वां है आपका रैंक है 2025 में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन है, तो भारत है 118वां। प्रथम देश हमेशा कौन होता है, तो फिनलैंड होता है। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत है 118वां स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट में 77 और सतत विकास लक्ष्य में 99 है। ठीक है, और IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, 63वां है। और इसमें क्या 8 अंक का सुधार हुआ था, ध्यान रखना है ना, पहले था 71वां। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो 102वां है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, भूखमरी सूचकांक भारत का रैंक 102वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है। ये कौन है, हरियाणा के कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका का अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है। 34 साल के करियर में अपने तबादलों के कारण वह अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई विवादों का सामना किया, जैसे रॉबर्ट वाड्रा है ना, DLF भूमि सौदा है ना। अशोक खेमका जो है 1991 के अधिकारी बेच है, जिनका तबादला है 34 साल में कितने 57 बार हो चुका है। प्रमुख घटनाएं जो 2012 में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी भूमि सौदे का दाखिल खारिज रद्द करने के कारण वे चर्चा में आए थे। सेवानिवृत्ति यानी कि 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए और उन्हें हरियाणा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो भी लगाए होंगे अशोक खेमका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अशोक खेमका है ये हरियाणा के IAS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो जून 2025 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने, ध्यान रखना है ना। तो कौन से भारतीय बने, ये 11वें भारतीय क्रिकेटर बने ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, किस 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो 2025 तक नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और उन्होंने पुरुष एकल में किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक खिताब जीता है। तो नोवाक जोकोविच, जो भी आंसर लगाया आपका करेक्ट आंसर है। नोवाक जोकोविच की बात करें, पुरुष एकल में उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। ध्यान रखना है, देखिए सबसे ज्यादा अभी पूछा है ना, आपसे पूछेगा नोवाक जोकोविच 2025 तक कितने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो 24 ग्रैंड स्लैम जीता है, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ध्यान रखना है आपको। और मार्गरेट कोर्ट है ना, ये क्या महिला एकल में मार्गरेट कोर्ट के नाम 24 ग्रैंड स्लैम है। तो महिला में पूछेगा तो क्या आंसर लगाना, मार्गरेट कोर्ट लगाना है, ये भी 24 है ना, संयोग से देखिए ये भी 24 ग्रैंड स्लैम और वो भी 24 है दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना मार्गरेट कोर्ट को ध्यान में नजर बनाए रखना है इस पर। ठीक है, चलिए फिर क्या है, 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया एनालिसिस से। ठीक है, आपको हम इसको 3-4 बार आपको हम बता चुके हैं कि 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। ठीक है, अभी हम फिर बता रहे हैं, देखिए 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है और मनु भाकर है। आपसे सभी का खेल कौन कौन सा है याद रखना है। डी गुकेश किस खेल से, शतरंज खिलाड़ी है। हॉकी में पूछेगा मेजर ध्यानचंद किससे मिला है, तो हरमनप्रीत सिंह है। डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा हरमनप्रीत किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खिलाड़ी है। प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है, तो ये पैरा एथलेटिक्स से, हाई जंप से संबंधित है, ऊंची कूद से संबंधित है। मनु भाकर पूछेगा तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है,
शूटिंग से संबंधित है। तो ये सभी क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में इसे इन चारों को मिला है। यहाँ से 8 प्रश्न बन जाता है, ये किसको-किसको मिला है और ये किस-किस खेल से संबंधित है, ठीक है? ये सब आपको याद रखना है। दोस्तों थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न होता है समाप्त। यहाँ पर देखते हैं क्या सेकंड शिफ्ट में, ठीक है? सेकंड शिफ्ट का वीडियो कल नहीं ला पाए थे टाइम इश्यू के कारण, लेकिन सेकंड शिफ्ट में काफ़ी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स इसमें शामिल है। तो देखते हैं टाइम के अनुसार हम इसको कोशिश करते हैं जल्दी समाप्त करने का, ठीक है? जब अवतल दर्पण में पूछा क्या अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, अब यहाँ से प्रश्न आया ना, तो जो भी इसका आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको कई प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आसान यहाँ से पढ़ के जाइए, आसानी से आंसर लगाइए, ठीक है? देखिए, पूछा क्या है, फोकस यानी कि पोल और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है? ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी का जिस चैप्टर से यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है वो सभी आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं, ठीक है? अब देखिए यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको सभी याद रखना है, एक-एक प्रश्न आपका आसानी से बनेगा। अभी क्या पूछा था आपसे कि पोल और फोकस के बीच अगर है तो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का साइज बड़ा बनेगा, ठीक है? ये आपका आंसर था, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है? अब देखिए इसको याद कर लेना, ये चार्ट को पूरा, ठीक है? अब याद करना काफ़ी आसान है, कैसे? देखिए, एक है आपका पोल और जो फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है, बिंब यानी कि वस्तु, अब प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो हो गया, इमेजिनरी है ना, प्रतिबिंब। तो कहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर बनेगा और साइज उसका क्या रहेगा और कैसी उसकी प्रकृति रहेगी। तो देखिए, पूछा था क्या ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बना? तो आभासी और सीधा बना, ठीक है? और बड़ा बना। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना क्या? देखिए, जो पोल और फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच जब रखा ना, तभी आभासी और सीधा बना। बाकी सब में देखिए, कहीं भी रखेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, देख लीजिए, ठीक है? कितना आसान से आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में क्या है? अवतल दर्पण से, ठीक है? यहाँ पर लिखा है देखिए, अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण में पूछेगा कि अगर वस्तु अनंत पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी? तो वास्तविक उल्टा। सी से परे रखा गया है तो वास्तविक उल्टा, सब में वास्तविक उल्टा। अगर सी मतलब सेंटर पर, मतलब कि केंद्र पर रखा गया है उसका, तो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। केंद्र और फोकस के बीच अगर पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पूछा जाएगा, ध्यान रखना है ना? तो केंद्र और फोकस के बीच अगर रखा जाएगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ठीक है? सब में वास्तविक उल्टा आंसर लगाना है, बस ये वाला आपको ध्यान रखना था, ये वाला पूछा गया, ध्यान रखना है ना? ये वाला सिर्फ है क्या, आभासी और सीधा, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है? और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो आपको बाकी जो भी पूछे, फिर पूछे क्या, अगर फोकस पर रखा गया है वस्तु को तो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है? अब एक चीज बस ध्यान रखना है, ये सब चीजें कि साइज उसका क्या रहेगा। जैसे अनंत पर रहेगा तो क्या है, अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का बनेगा, ठीक है? अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का, वास्तविक और उल्टा सब में रहेगा, ठीक है? और सी से परे रखेगा तो छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा तो रहेगा ही। सी पर रहेगा तो समान साइज का बनेगा, केंद्र पर रहेगा तो समान साइज का, वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना? और केंद्र और फोकस के बीच अगर रहेगा, वस्तु को रखा जाता है तो ये क्या, बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना? वास्तविक और उल्टा बनेगा। केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा, फोकस पर रखेगा तो अनंत पर बनेगा, और ये अत्यधिक विवर्धित और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब एक चीज और अच्छे से याद करना है, देखिए, जब फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, और जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, है ना? एक दूसरे को उल्टा, ठीक है? फिर समझिए, अनंत पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब पूछे कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा, ठीक है? अगर फोकस पर रखते हैं अवतल दर्पण में, किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है? इस चार्ट को आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, आपको हम इसको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है? ये हो गया अवतल दर्पण के, यही आपसे पूछा जाएगा अगर उत्तल दर्पण के बारे में, है ना? तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक साइज, यानी कि उत्तल दर्पण में जब अनंत पर हो वस्तु तो कैसा बनेगा? तो देखिए, एक चीज़ तो ये रखना है, उत्तल दर्पण में क्या, हमेशा छोटा बनता है, बस ये तो छोटा, ये तो रहेगा ही। बस अब ये भी देखिए, दोनों चीज़ें सेम है यहाँ पर। अनंत पर रखा तो छोटा बना और आभासी और सीधा बना, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, है ना? आभासी और सीधा बना, 2 ही चीज़ इसमें उत्तल दर्पण में है। और अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो इसमें भी छोटा और आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है? याद करना आसान है और यही वाला पूछा जाएगा, ध्यान रखना है कि अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच अगर रखते हैं वस्तु को तो कैसा बनेगा? छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। देखिए, उत्तल दर्पण में तो छोटा बनता है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि गाड़ी का आप है ना, साइड मिरर में पूछा जाता है ना कि साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर में गाड़ी के, ठीक है? जो तो देखते होंगे आप, जैसे कार से जा रहे हैं तो पीछे जो ट्रक है वो कैसा छोटा दिखाई देता है ना, तो हमेशा छोटा बनाता है, याद रखना है, हमेशा छोटा बनाता है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा।
ये हमेशा छोटा बनाता है। तो पूछेगा अनंत और दर्पण के बीच यानी कि दर्पण के ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखा है तो कैसा बनाएगा, छोटा, आभासी और सीधा, ये वाला आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं और भी चीजें यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है, क्योंकि दर्पण और लेंस है ना, सबसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसी वीडियो में आपको दर्पण के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं, किसी वीडियो में आपको हम लेंस के बारे में पूरा डिटेल में बता देते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम दर्पण के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर लेकर आ गए हैं। ठीक है, इसलिए सभी वीडियो देखिएगा, सभी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो देखिए दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आपको याद रख लेना है क्या क्या चीजें इसकी विशेषताएं होती है। ठीक है, पूरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण आपको मालूम है कि परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है ना, ये जो होता है परावर्तक सतह होता है। ये जो ऐसे से किया हुआ है कलई क्षेत्र जो है, ये क्या हुआ, ये कलई क्षेत्र हो गया ना, ये आपका पॉलिश किया हुआ जो रहता है, और इसके जो अपोजिट रहता है वो परावर्तक हो गया। तो परावर्तक क्या होता है, उत्तल दर्पण में उभरा हुआ रहता है ना, ऐसे उभरा हुआ है। ठीक है, और ये जो हो गया ये क्या होगा, पॉलिश वाला क्षेत्र हो गया, और ये इसका अपोजिट जो रहता है वो परावर्तक सतह हो गया। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, धंसा होता है ना, ये जो परावर्तक सतह है, परावर्तक पृष्ठ ये धंसा हुआ रहता है ना, आगे जो पॉलिश क्या हुआ ये इधर रहता है, बाकी ये धंसा हुआ रहता है, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में क्या है, यहाँ देखेंगे इस साइड में देखेंगे लेफ्ट साइड में उत्तल दर्पण और राइट साइड वाला अवतल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में पूछे वस्तु कैसा होता है, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक इसमें भी होता है, अवतल दर्पण में है। तो दूरी में क्या, दोनों में ऋणात्मक होता है। और फोकस दूरी जो है इसमें हमेशा धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको पूरा आप देख लीजिएगा, हम इसको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे कि यहाँ हम बताएंगे, पूरा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, आज टाइम का थोड़ा इशू है, सारा चीज इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। देखिए दर्पण से पूछेगा टॉप 20 प्रश्न इसमें हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो पीडीएफ है ना, इसको आप देखिए, कई प्रश्न लड़ेगा, आपको ध्यान से देखना है, आप आसानी से कई क्वेश्चन आपसे लड़ेगा, ध्यान रखना, पीडीएफ जरूर देखिएगा है ना। तो अवतल दर्पण का फोकस कहाँ बनता है, तो दर्पण के आगे और वास्तविक फोकस पर बनता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो आभासी और दर्पण के पीछे होता है। दर्पण सूत्र पूछे कैसा होता है, सूत्र से आपको सूत्र भी पूछेगा, और आपसे पूछेगा क्या, इसका न्यूमेरिकल भी पूछेगा तक बनेगा। दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है। देखिए दर्पण और लेंस दोनों में यही वाला होता है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v और 1/u होता है। दर्पण में क्या होता है, प्लस हो जाता है, और लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। याद भी करना आसान है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दर्पण प्लस है ना, तो पो आ रहा है ना प्लस, और लेंस माइनस है ना, तो ऐसे ध्यान रखना, हमेशा याद रहेगा लेंस माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंस में माइनस हो जाता है, तो दर्पण वाला ये वाला प्लस वाला। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकल लंबाई का चिन्ह क्या होता है, तो बताया अभी ऋणात्मक होता है। उत्तल में क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, चालक में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग जो है ये कहाँ, दाढ़ी बनाने में, और परावर्तक दूरबीन और वाहन हेडलाइट में पूछे तो हेडलाइट में अवतल, और साइड मिरर में क्या, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है, तो यह अवतल दर्पण है। फिर क्या है, किसी उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण जो है आभासी, सीधा और छोटा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, छोटा जरूर ऑप्शन में रहेगा ना, उत्तल दर्पण क्या है, छोटा जरूर बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, छोटा बनाएगा, और आभासी बनाएगा तो सीधा बनाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार जो है किस पर निर्भर करता है, तो फोकस और वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। ठीक है ना, इसे अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, शायद कल पूछा गया था, या तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। वस्तु जब अवतल दर्पण के केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, उल्टा और कैसा, समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्या, जब वस्तु फोकस और जो केंद्र के बीच रखा हो तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर रखा हो तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु और दर्पण के बीच रखी प्रतिबिंब हो तो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, है ना। जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच रखा हो तो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब का जो चिन्ह है किस किस तरह लिया जाता है, तो वास्तविक के लिए पॉजिटिव और आभासी के लिए निगेटिव लिया जाता है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में होता है ना, -v/u होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये वाला होता है। और देखिए फिर समझिए क्या होता है, माइनस प्रतिबिंब की दूरी और बटे में वस्तु की दूरी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब का और वस्तु की दूरी ऊंचाई होता है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होता है। पीछे देखने वाले शीशे है ना, साइड जो रियर व्यू मिरर में कौन सा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश को बिंदु पर केंद्रित कौन सा दर्पण कर सकता है, तो अवतल दर्पण कर सकता है। दर्पण की फोकस दूरी जो होता है
और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होता है संबंध? तो जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है ना। नेक्स्ट क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? जब फोकस से अधिक दूरी पर रखा हो, ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था क्या, मतलब कि सेकंड शिफ्ट में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.32 सेकंड का समय निकाल कर किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं एशियाई एथलेटिक्स 2025 में कई भारतीय खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सबसे प्रमुख है कौन? अनिमेश कुजूर है ना, अनिमेश कुजूर, जिन्होंने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.32 सेकंड का समय निकालकर अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो आपका आंसर यही हुआ था, क्योंकि पूछा गया था आपसे क्या, 200 मीटर की दौड़ में पुरुषों में पूछा गया था, यही आंसर हुआ था। इसको डिटेल में यहाँ पर समझिए, देखिए जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या, देखिए पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.32 सेकेंड में, यानी 20 मिनट 20 सेकेंड में 20 मिनट 32 सेकेंड समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में तो अनिमेश खजूर आपका करेक्ट आंसर हुआ था। ये पूछेगा 3000 मीटर में, जो कि 7 घंटा आपका 7 मिनट आपका 7:30 34 और 49 का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो 3000 मीटर वाला पूछेगा तो गुरवोर सिंह है ना, ये भी याद रखना है आपको। पुरुषों का कि 10,000 और 10,000 में इतना समय लेकर ये निकालकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था। पारुल चौधरी की बात करेंगे तो ये 3000 मीटर के स्टीपल चेज में नया रिकॉर्ड स्थापित किया था पारुल चौधरी ने, ठीक है, 3000 की महिलाओं में है ना। और क्या, नंदिनी अगासरा, ये क्या हेप्टाथलॉन में 59-41 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया था नंदिनी अगासरा ने, ठीक है। चलिए फिर क्या है, सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछे कैसा होता है, तो एक समान यानी प्रबल और सोलेनाइड की धुरी के समांतर होता है, यानी कि एक समान यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हुआ था, ठीक है। इसका मतलब है कि सोलेनाइड के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति समान होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर सीधी होती है। और यह क्षेत्र जो है एक क्षण चुंबक के समान होता है, जिसके एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या, एक समान, यानी कि सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह क्या होता है, समान होता है। प्रबल की बात करेंगे, यह क्षेत्र काफी मजबूत होता है। समांतर यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सोलेनॉइड की केंद्रीय धुरी के समांतर होती है। सीधा यानी कि चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं सीधी होती है, ना कि घुमावदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, डीएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डीएनए का प्रतिकृति बनना कोशिका का पूर्व आवश्यक गुण है, ये वाला आपका आंसर हुआ था। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ था, है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहीं पर देखेंगे डीएनए के बारे में पूछा था, डीएनए और आरएनए के बारे में पूछा जाएगा आने वाले शिफ्ट में। तो डीएनए के बारे में प्रमुख चीजें क्या क्या है और आरएनए के बारे में दोनों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार पढ़ के भी बताते हैं, देखिए डीएनए के बारे में क्या है, मुख्य कार्य क्या है, डीएनए आनुवांशिक जानकारी का भंडारण है और डीएनए आनुवांशिक निर्देशों को संग्रहित करता है और जो एक नए जीव के विकास, कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। आनुवांशिक जानकारी का संचरण यानी कि डीएनए माता पिता से संतानों तक आनुवांशिक गुणों को पहुंचाता है। कोशिका विभाजन होने पर डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है ताकि प्रत्येक नई कोशिकाओं को सही जानकारी मिल सके। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, डीएनए प्रोटीन के बनाने के लिए आवश्यक आनुवांशिक कोड प्रदान करता है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। डीएनए प्रतिकृति की बात करेंगे तो डीएनए अपनी प्रतिकृति यानी कॉपी बना सकता है और सुनिश्चित करता है कि आनुवांशिक जानकारी कोशिका विभाजन के दौरान नई कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाए, ठीक है। आरएनए के प्रमुख कार्य में याद रखना है कि आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण है, डीएनए की जानकारी को राइबोसोम तक पहुंचाकर प्रोटीन के निर्माण में ये मदद करता है। आनुवांशिक कोड का अनुवाद यानी कि राइबोसोम द्वारा आनुवांशिक कोड का अनुवाद विभिन्न प्रोटीनों में करता है। एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाना यानी कि ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए जो होता है, ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य से सही एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन बनता है। राइबोसोम की संरचना यानी कि राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरएनए राइबोसोम का 50% हिस्सा होता है। मतलब जीन की गतिविधि को नियंत्रित करना, आरएनए कोशिकीय प्रक्रियाओं जैसे विकास और जीन की गतिविधि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए से संबंधित आपको जो प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है और अभी पूछे जाएगा, ध्यान रखना है, इसलिए इसमें टॉप 20 प्रश्न इसमें ऐड कर दिए डीएनए के बारे में, डीएनए और आरएनए से संबंधित, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म अगर पूछे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है।
नेक्स्ट अगर पूछा जाता है आपसे डीएनए की संरचना किसने बताई थी, तो वाटसन और क्रिक ने बताया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने बताया था। डीएनए का आकार कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स होता है। कैसा? डीएनए का आकार डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में कौन सा शक्कर पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज जो है डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में कौन सा शक्कर पाई जाती है, तो राइबोज शक्कर पाया जाता है आरएनए में। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जाएगा, ध्यान रखना है ना। डीएनए में कौन कौन सा, देखिए डीएनए और आरएनए दोनों में 4 होता है, ठीक है, 4 क्षारक होता है। इसको ऐसे याद रखना है, ए आपको याद रख लेना है, ए सी जी, ठीक है, ए सी जी और ए सी जी ये दोनों में रहेगा, ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों में रहेगा। और एक में क्या होता है, जैसे कि डीएनए में क्या होता है, तो टी होता है, ठीक है, जबकि आरएनए में क्या होता है, यू होता है। आरएनए में यू होता है, यानी कि यूरेसिल होता है, ठीक है। देखिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, तो आरएनए में जो होता है ये हो गया आरएनए, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, यूरेसिल, इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, इसमें थाइमिन नहीं होता है। जबकि डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, क्या एडिसिन, साइटोसिन और गुआनिन और थाइमिन होता है, ठीक है। तो एसीजी दोनों में रहेगा, ध्यान रखना है। तो डीएनए में क्या टी रहेगा आपको, थाइमिन, जबकि आरएनए में क्या यूरेसिल रहेगा, ठीक है, आरएनए में यूरेसिल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा क्या, डीएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं, तो ए जी सी टी ऐसे याद रखना है, ए सी जी टी है ना, तो ये होता है, यानी कि एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन होता है। आरएनए में टी के स्थान पर क्या होगा, तो यू होगा, है ना, यूरेसिल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो नाभिक में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आरएनए। आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है, तो जीन कहलाता है, ठीक है। आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल है। डीएनए की प्रतिकृति जो होता है ये क्या है, तो डीएनए का स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। अच्छा, डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, तो वो प्रतिलेखन कहलाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ध्यान रखना है। डीएनए का अस्थायी स्वरूप क्या है, तो डीएनए ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ, राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा आरएनए मुख्य भूमिका निभाता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में एम आरएनए, कौन, एम यानी मैसेंजर आरएनए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डीएनए में कौन सा बंधन बेस पेयर को जोड़ता है, तो हाइड्रोजन बंध जो है बेस पेयर को जोड़ता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो 43 जोड़ी होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोजोम होता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए की मात्रा का समानता का नियम दिया था, तो सागार्फ ने दिया था। किसने, सारगाफ ने दिया था। डीएनए की मात्रा का समानता का नियम सारगाफ ने दिया था। डीएनए का कार्य क्या है, तो आनुवांशिकी जानकारी को संग्रहित करना। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था कि मांसपेशियों की गति की सही प्रक्रिया क्या है, तो आपके एक ऑप्शन में दिया था तंत्रिका आवेग, फिर मांसपेशी संकुचन और गति, यही आपका सही प्रक्रिया है इसका, है ना, तंत्रिका आवेग, मांसपेशी संकुचन और गति, ये जो आप लगाए होंगे आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीजें कि जो मांसपेशियों की गति की प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र से एक संकेत प्राप्त होता है, जिससे मांसपेशी फाइबर के अंदर एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन तंतु सिकुड़ते हैं। यह संकुचन कैल्शियम आयनों की रिहाई और फिर एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके तंतुओं को एक दूसरे पर सरकाने के कारण होता है, जिससे मांसपेशी छोटी होती है और हड्डी को खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विधि में किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बताते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से लगातार प्रश्न आएगा और ये लगातार पूछा भी जा रहा है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है कई विधियों में होता है, जैसे बेकिंग में होता है, बेकिंग और पकाने में, खमीर उठाने वाले एजेंट के रूप में, एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है, और आग बुझाने के यंत्रों में एक घटक के रूप में भी शामिल है। इसका उपयोग जो है सफाई एजेंट, दंत चिकित्सकों उत्पादों और गंभीर बीमारियों में एसिडोसिस के इलाज के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको फॉर्मूला भी बताते हैं, और सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है ना, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोबन सोडा है ना, 10H2O, ये हो गया धोबन सोडा का सोडियम कार्बोनेट है ना, जिसे धोबन सोडा, वर्किंग सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये किसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने वाला सोडा भी सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 आपका ये रासायनिक सूत्र होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वाष्पीकरण की दर जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो वाष्पीकरण की दर जो है तापमान, सतह क्षेत्रफल, वायुमंडलीय आर्द्रता और हवा के प्रवाह पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि वाष्पीकरण जो है तापमान, सतह क्षेत्रफल,
और वायुमंडलीय आर्द्रता और हवा के प्रवाह पर निर्भर करती है। ये सभी कारक जो है मिलकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज या तो धीमा कर सकता है। तो इसमें से जो भी होगा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तापमान जो है जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर उतना ही तेज होगी, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सतह क्षेत्रफल की बात करेंगे, सतह क्षेत्रफल जिसका जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उसका उतना ही अधिक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए, जिसका सतह क्षेत्रफल अधिक होगा उसका वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वाष्पित होने के लिए अधिक अणु उपलब्ध होते हैं। और वायुमंडलीय आर्द्रता यानी कि वायुमंडल में नमी आर्द्रता जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण की दर उतना ही धीमा होगा। ठीक है, याद रखना है। आर्द्रता जो है जितनी अधिक होगी वायुमंडल की उतनी ही धीमी होगी, और क्योंकि हवा में पहले से ही वाष्प मौजूद होते हैं। हवा का प्रवाह यानी कि हवा का प्रवाह की बात करेंगे तो जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही तेज होगी, क्योंकि हवा संतृप्त हवा को हटा देती है और वाष्पीकरण को तेज बढ़ा देती है। तो जितना अधिक होगा किसमें, हवा का प्रवाह में, और जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसमें अधिक होगा। लेकिन वायुमंडलीय आर्द्रता में जितना अधिक होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें क्योंकि उसमें क्या होगा उतना कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है ना, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो ये काफी आसान है क्वेश्चन था। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट SO4 होता है कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या होता है 2H2O होता है ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2O है ना, 2 जल होता है। ये क्या हुआ, जिप्सम का फॉर्मूला हुआ। इसको जब गर्म करते हैं 373 केल्विन पर तो क्या होता है, इसमें 1.5 जल जो है गायब हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या बनाता है CaSO4 और CaSO4 और हाफ H2O है ना। तो ये नहीं कि आधा जल जब हेमीहाइड्रेट रहता है ये क्या कहलाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक है, ये आपको कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी लगाए होंगे आपका आंसर हो गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है ना। आंसर क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रक्रिया में जिप्सम है ना, जैसे जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है और अपने क्रिस्टलीकरण के पानी के अणुओं को खो देता है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बचता है ना। जब गर्म करेंगे तो इसमें से 2 H2 है, इसमें 1.5 H2O गायब हो जाएगा, तो कितना हाफ आधा बचेगा, तो ये क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका समीकरण भी है जो देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो इसके अनुसार आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाना था। तो यहाँ पर देखिए किसकी प्रतिरोधकता, किस धातु की प्रतिरोधकता अधिक होगी, तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम, मैग्नीशियम और क्या लोहा सभी ठोस धातु हैं जिनकी प्रतिरोधकता आमतौर पर पारे की तुलना में बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता जो है पारे की तुलना में क्या होता है, कम होती है, क्योंकि पारा एक तरल धातु है और इसकी आणविक संरचना ठोस धातुओं की तुलना में विद्युत प्रवाह के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, पारा करेक्ट आंसर होगा। जो भी पारा लगाए हुए हैं आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर डीले में आप समझते देखिए, लोहा एक सामान्य चालक है लेकिन पारे से बेहतर चालक है, इसलिए कम प्रतिरोधक होता है। ठीक है, फिर क्या है, मैग्नीशियम एक क्या धातु है जिसकी प्रतिरोधकता पारे से काफी कम होता है। क्रोमियम भी पारे की तुलना में कम प्रतिरोधकता होती है। तो पारा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो भी लगाए होंगे पारा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है। तो कौन सा अंतरिक्ष अभियान इसमें शामिल है, तो देखिए विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत गगनयान, कौन सा गगनयान अंतरिक्ष अभियान जो है शामिल है। आपके ऑप्शन में गगनयान दिया था, करेक्ट आंसर आपका गगनयान हो गया। यह भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम है, जिसे देश के वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, गगनयान जो है ये इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे कि जैसे कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है, 2035 तक है। और अंतरिक्ष में मानव दल भेजने का भारत का लक्ष्य कब तक है, तो 2040 तक है। ठीक है, विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन भारत का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक है। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज क्या है कि आपको यहाँ पर आंसर, इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता है। तो हार्मोन उत्सर्जन इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन सा नहीं करता है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन उत्सर्जन करता है, थायराइड भी करता है, आदिवृक्क ग्रंथि भी करता है, लार ग्रंथि नहीं करता है। आंसर क्या हुआ, लार ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लार ग्रंथि जो भी लगाए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए लार ग्रंथि क्या है, वही स्त्रावी ग्रंथि, ये हार्मोन का नहीं बल्कि लार यानी सलाइवा का उत्पादन करती है, जिससे नलिकाओं के माध्यम से सीधे मुंह में स्त्रावित किया जाता है। फिर बाकी देखते हैं, देखिए हार्मोन केवल अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं, जो
अपने उत्पादों को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करेंगे, जो कि ऑप्शन में था पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवीर ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है और नियंत्रित करती है, जैसे कि जीएच और यानी कि जो हार्मोन हो गया, जीएच हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, उत्तेजक हार्मोन है ना, टीएसएच और ऑक्सीटोसिन, ये इसका स्राव करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ये क्या हार्मोन स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि भी थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। फिर अधिवीर ग्रंथि है, इससे क्या ये ग्रंथियां गुर्दे के ऊपर होती है और कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन यानी कि एपिनेफ्रिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन ये बनाती है अधिवीर ग्रंथि। ठीक है, तो ये सब आपको बनाता है, कौन नहीं बनाता, लाल ग्रंथि नहीं बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो क्षेत्रीय वेग परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, अब ये सब क्या कुछ चीजें आप है ना पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आज टाइम का इशू है, इसलिए हम आपको आंसर सिर्फ दिखा दे रहे हैं, बाकी चीजें जो है सब दिया हुआ है, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। परिवर्ती क्रिया जो मुख्य रूप से कौन सा अंग भाग लेता है, तो मेरुरज्जु आपका करेक्ट आंसर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है और इस वस्तु जो है कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो आवर्धन का मान पूछा था। देखिए आवर्धन में क्या होगा, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी अब बटा में यू होता है। ठीक है, तो भी बटा यू, तो भी इसमें है क्या, देखिए वस्तु की दूरी यू तो आपको दिया हुआ है 15, लेकिन क्या वस्तु जो 30 सेंटीमीटर की सॉरी फोकस दूरी यानी एफ दिया हुआ है आपका 15। ठीक है, एफ दिया हुआ है और ये वस्तु की दूरी आपको दिया हुआ है 30, ठीक है 30, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला से, लेंस वाला है, लेंस वाला यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है ना। इससे क्या करना पड़ेगा, पहले भी निकालना पड़ेगा। जैसे भी निकालेंगे तो भी बाई यू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसको कैलकुलेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे फोकस दूरी क्या, इसमें क्या ऋणात्मक माना जाता है ना, अवतल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक माना जाता है, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक माना जाता है अवतल लेंस में। ठीक है, तो फोकस दूरी एफ का मान दिया हुआ आपका -15, वस्तु की दूरी दिया हुआ है -30 हो गया, और ये फॉर्मूला पे आप बैठाइए तो इसका क्या हुआ, इस फॉर्मूले पर बैठाइएगा तो एफ का मान जो है भी है ना, मतलब प्रतिबिंब का मान जो है आसानी से कैलकुलेट करिएगा तो -10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -10 जैसे आया तो पूछा क्या आवर्धन, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि -10 अब बटे में वस्तु की दूरी -30 दिए, 1/3 करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, या तो ऑप्शन में जो भी दिया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, इसका सही सूत्र क्या है। तो देखिए पृथ्वी का जो क्या है गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना, स्मॉल जी बराबर क्या हुआ, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका क्या द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कई क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, और कैपिटल जी क्या है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम क्या पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक समान ढाल में दूरी ग्राफ का ढलान जो होता है कैसा होता है। अब ये देखिए थर्ड शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो कैसा होता है देखिए, एक समान चाल में दूरी और ग्राफ का ढलान जो होता है अस्थिर यानी कि अस्थिर और एक सीधी रेखा होता है। यह ढलान वस्तु के चाल के बराबर होता है, जिसका अर्थ होता है वस्तु की गति में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लगाएंगे आंसर क्या, अस्थिर और एक सीधी रेखा करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बाकी जो चीजें आप देख लीजिएगा। जो अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा क्या ब्रह्मा यानी कि BEML रेल मैन्युफैक्चरर हब औद्योगिक परियोजना का आधारशिला किस राज्य में रखा गया है, तो ये कहाँ पर रखा गया, तो ये मध्य प्रदेश में रखा गया है ना। ब्रह्मा जो है BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब परियोजना का आधारशिला मध्य प्रदेश में रखा गया है ना। यह योजना जो परियोजना रायसेन जिले के उमरिया गांव में स्थापित की जा रही है, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा था कि दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित हुआ था। तो दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित हुआ, 3 खेल आयोजित हुआ था, जिम्नास्टिक और निशानेबाजी और साइकिलिंग है ना, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। हालांकि सभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का हुआ था बिहार में हुआ था, ये 3 खेल मात्र जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो मेजबान राज्य पूछे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, इसका शुभंकर पूछेगा तो गज सिम्हा होगा, हाथी और शेर का मिश्रण है गज सिम्हा है ना। और इसका आयोजन जो बिहार में कितने 5 शहरों में हुआ था, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में, तो शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा था 158 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर हरियाणा 17 पदक के साथ, राजस्थान 60 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, चलिए इसमें क्या हुआ, कुल इस संस्करण में 28 खेल शामिल हुए थे और इसमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है, स्टोर्च और खनिज का भंडारण करना, आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, करेक्ट आंसर यही है ना, स्टोर्च और खनिज का भंडारण करना ये ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। बाकी डिटेल में यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो देखिए प्रजनन तंत्र से रिलेटेड
आपको हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है ना, आप खुद जानते होंगे हर शिफ्ट में प्रश्न पर्यावरण तंत्र से पूछा रहा है, इसलिए पर्यावरण तंत्र का चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या, और आपको पहले हम बता भी चुके हैं और वहीं से प्रश्न पूछा गया एक्स्ट्रा फैक्ट से। मानव में मुख्य उत्सर्जी हार्मोन अंग कौन सा है, तो देखिए इसमें क्या आता है, जो उत्सर्जन होता है कहाँ से, अंडाशय से होता है ना, जिसमें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसका मुख्य हार्मोन होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। आपको देखिए जो हार्मोन और ग्रंथि जो पूछा जा रहा है, हार्मोन और ग्रंथि से टॉप 20 प्रश्न इसमें ऐड कर दिए, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स है और ये आपको आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि का हार्मोन जो है थायरोक्सिन जो है, ये किस ग्रंथि का हार्मोन है, तो थायराइड ग्रंथि का है, ठीक है। एड्रोनिल हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, अधिवीर ग्रंथि में होता है, ठीक है। और क्या है ये फाइट एंड और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से होता है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कैल्सिटोनिन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो थायराइड ग्रंथि बनाती है। पैराथ हार्मोन जो है ये पैराथायराइड हार्मोन ग्रंथि बनाती है। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह रोग होता है। मेलाटोनिन ये हार्मोन कहाँ बनता है, पीनियल ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। पीनियल ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है। कोर्टिसोल का स्त्राव कहाँ कौन करता है, कोर्टिसोल का एड्रेनल कोर्टेक्स करता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्त्रावित होता है, तो हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि के पिछला खंड द्वारा ये स्त्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। महिलाओं में यौन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन कहाँ बनता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो महिला जो हार्मोन है कहाँ से होता है, तो अंडाशय से है ना, कहाँ से, अंडाशय, करेक्ट आंसर है। पुरुष यौन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, ये कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है, टेस्टिस में बनता है। कौन सा हार्मोन दुग्ध हार्मोन में सहायक होता है, तो प्रोलैक्टिन है ना, लैक्टिक एसिड से रिलेट कर लेना है ना। खट्टे दूध में कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा हार्मोन रक्तचाप बढ़ाता है, तो रक्तचाप बढ़ाता है कौन, एड्रेनालिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। और एडीएच हार्मोन जो है ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये किसका कार्य करता है, तो पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। थाइमोसिन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, थाइमस ग्रंथि द्वारा, नाम से याद रखना, थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। ग्लूकागोन किसका कार्य करता है, तो रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो ये कहाँ से, अग्नाशय से स्त्राव होता है, ठीक है। और ओल्डोस्टेरोन का स्त्राव कहाँ से होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से होता है ना। ओल्डोस्टेरोन का भी कहाँ से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया ना, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसको, तो वानु मुस्ताक को दिया गया। हॉट लैम्प पुस्तक के लिए दिया गया था, याद रखना है ना, एक एक चीज याद रखना आपको, किस पुस्तक के लिए, किस उपन्यास के लिए, हॉट लैम्प के लिए, बानु मुस्ताक के लिए, जो कि भारतीय है और कन्नड़ लेखक है, और कन्नड़ भाषा में ये हॉट लैम्प को लिखा था, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने, तो दीपा भास्ते ने किया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा, इससे रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है, ये वाला है ना, कि बुकर पुरस्कार, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार। तो 2025 का बुकर पुरस्कार कतई जहर प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है डेविड अस्जेले, क्या है, डेविड अस्जेले को दिया गया है, ठीक है। किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो याद रखना फ्लेश के लिए, किसे, फ्लेश के लिए दिया गया, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है डेविड अस्जेले को, नाम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, फ्लेश के लिए दिया गया है, ठीक है। लंदन में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम, है ना, इसका करेक्ट आंसर है, जो भी लगाए हुए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था दिसंबर 2024 में 129वां है ना, 129वां संशोधन पेश किया गया था विधेयक, जो कि केंद्र प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 है। संसद में पेश किए गए ये दोनों विधेयक एक राष्ट्र और एक चुनाव के अवधारणा से संबंधित है, किससे, एक राष्ट्र एक चुनाव से अवधारणा से संबंधित, जो भी ऑप्शन में होगा आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बिम्स्टेक जो पूछा था, क्या छठा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। पेरिस मैराथन 2025 ये कब शुरू हुआ था, 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। और पीडीएफ में आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिम्बेक्स ने पूछा, क्या सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण था, तो देखिए सिम्बेक्स किसके, सिंगापुर के साथ होता है, और ये 32वां संस्करण था ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 32वां करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको आएगा क्या, सलाइनेक्स है ना, इसी तरह नाम है क्या, सलाइनेक्स, सलाइनेक्स नाम से याद रहेगा, श्रीलंका के साथ होता है ना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में इसको याद रखना है, अगर पूछे कि 2025 में सलाइनेक्स ये जो है श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है, और ये कौन सा संस्करण था, तो 12वां संस्करण था सलाइनेक्स, ठीक है। और ये अभ्यास जो है
कहाँ पर? कोलंबो में हुआ है, श्रीलंका के कोलंबो में सफलतापूर्वक हुआ है। तो दोनों चीजें याद रखना है, 3 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए किस देश के बीच हुआ सलाइनेक्स? तो नाम से आएगा श्रीलंका के साथ। कौन सा संस्करण था 2025 में? 12वां। कहाँ पर हुआ था? कोलंबो में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। ये सलाइनेक्स के बारे में हुआ, जबकि जो सिम्बेक्स था वो 32वां संस्करण था, ठीक है। और ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था, और सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसी टाइप का आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। एक्जियम 4 मिशन के बारे में पूछा गया था, इसके बारे में डिटेल आपको जान रखना है, आगे भी पूछा जाएगा। एक्जियम 4 क्या है? शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय है, एक्जियम 4 मिशन के तहत ही गया था। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गया था 25 जून 2025 को फ्लोरिडा अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो कहाँ से लॉन्च हुआ था ये सब आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर समझिए, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? 25 जून 2025 को। लॉन्च स्थान कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था? केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आईएस डॉकिंग 26 जून 2025 भारतीय समय अनुसार 4 बजे लॉन्च हुआ था। और इसमें कौन सा भारतीय था? इसमें शुभांशु शुक्ला जो है कैप्टन थे, ठीक है। शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीआई के बारे में पूछा था कि अगस्त 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन 2 बैंकों को, है ना, मर्ज करने की मंजूरी दी है? तो देखिए आरबीआई ने अगस्त 2025 में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को विलय करने की मंजूरी दिया है। तो ये आप जो भी लगाएं, करेक्ट आंसर आपका है ये कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी याद रख लें आपको, जैसे कि आरबीआई का अभी वर्तमान में पूछे डिप्टी गवर्नर कौन है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू है। कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? तो संजय मल्होत्रा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या अक्टूबर 2025 में आरबीआई का रेपो रेट क्या है? तो 5.5% आपको याद रखना है। आरबीआई का वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो 3.35% है। ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का बता दिया, और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो डली हुई है, ठीक है। वहां पर आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम इश्यू के कारण आपको क्या बताने में आपको भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, पूरा इसमें डिटेल डिस्कशन के साथ दिया हुआ है ना। आप जाकर देख लीजिएगा, और एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न आएगा, इसलिए पीडीएफ को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। वो आपको काम आएगा, और आपके जो भी रिश्तेदार है दोस्तों पीडीएफ जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनको भी फायदा हो जाएगा। पीडीएफ से प्रश्न आएगा, आप चेक कर सकते हैं, जैसे जो भी पीडीएफ डाली हो, जैसे कल का डालो आप पीडीएफ कल चेक करिए, और सबका जो एनालिसिस आप कहीं भी देखते हो, अब एनालिसिस में देखिए उस पीडीएफ से प्रश्न आया कि नहीं आया, ठीक है। आप पीडीएफ जो है आपके एग्जाम से पहले डाल दिया, यानी कि अभी जैसे 9:30 बजे स्टार्ट होता है, आपको 9 बजे के आसपास पीडीएफ डाल दिया जाता है, टाइम रहता है तो और भी पहले डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इसमें सभी चीजें बता हुआ है। तो जिनका भी एग्जाम बाकी है, वीडियो एक बार देखिए, एक बार पीडीएफ जरूर देखिए, और गारंटी के साथ 10 से 12 प्रश्न आपको डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।